जो जवान है ना, जवान गरीब वर्ग से आते हैं, गरीब वर्ग से, किसानों के, मजदूरों के बच्चे हैं, इसलिए गरीब वर्ग का हमेशा सरकारों ने शोषण किया है। मैं सेना में रहते हुए इन भ्रष्टाचार के खिलाफ, शोषण के खिलाफ, जो जवानों को अपने घर में गुलाम बनाकर इस्तेमाल करते थे, उसके खिलाफ जब मैंने आवाज उठाई तो मुझे उसका खामियाजा ये भुगतना पड़ा कि 3 साल मैं नजरबंद रहा। 26 दिन मैंने मेंटल हॉस्पिटल में एग्जामिनेशन दिया डॉक्टरों के सामने कि मैं पागल नहीं हूँ। तो आज मैं संसद के सामने मौजूद हूं। एक बहुत बड़ा विस्फोटक आंदोलन हो रहा है और ये आंदोलन जानते हैं कौन कर रहा है? जवान, जिन्होंने हमारे देश की हिफाजत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, लेकिन आज इनके खाने के लाले पड़े हुए हैं क्योंकि ऑफिसर्स की पेंशन में लगातार इजाफा हो रहा है। 3% लोगों के पेंशन में इजाफा हो रहा है, लेकिन 97% जो जवान है उनके पेंशन में कोई बढ़ोतरी नहीं की जा रही है। और खबर तो ये है कि सेना में भी ज़बरदस्त तरीके से भ्रष्टाचार हो रहा है। ऐसे आरोप भी यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। क्या फौज में भ्रष्टाचार हो रहा है? क्योंकि जो पैसे दिए जा रहे हैं वो वहाँ तक पहुँचते ही नहीं हैं उन जवानों तक। जो जवान दिन रात कड़ी मेहनत करके हमारे सरहद की हिफाजत करते हैं, वहाँ तक पैसे नहीं पहुँच रहे हैं। तो इसका जिम्मेदार कौन? आइए इन तमाम सवालों का जवाब लेते हैं। हमारे साथ कुछ सैनिक हैं, फौजी हैं, जिन्होंने देश की हिफाजत में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। क्या नाम है आपका? भाई रामकृष्णा। रामकृष्ण जी, क्या है बात यह है, हमारा ORVP का ये प्रॉब्लम है। ORVP प्रॉब्लम मतलब सालों से चल रहा है, भेदभाव हो रहा है। जो रैंक अब आप जैसे लोगों की मोदी को जरूरत है। अब देश मजबूत हो रहा है, मजबूत प्रधानमंत्री मिल चुका है। देश के लिए इतना भी नहीं कर सकते आप? अरे भाई, शरीर रह करके ही सब कर सकते हैं, बच्चों को पढ़ा करके सब कर सकते हैं। अपने सही सलामत एजुकेशन शरीर को रखने के बाद हम देश सेवा का, वर्ल्ड सेवा कर सकते हैं। तो हम जितने में बाउंड्री में हम देश सेवा तो करते ही हैं, पर जो हमारा टर्म्स एंड कंडीशन था 62 लड़ाई के बाद कि 75% हमको पेंशन मिलेगा, हमारा पेंशन, हमारा पे कमीशन अलग किया जाए। हम 24 घंटा काम करते हैं। ऐसे कितने लोग सैनिक हैं? ऐसे बहुत है, 50% है, लाखों है, लाखों सैनिक। 22 लाख हमारे साथी हैं। तो जरूर ऊपर होंगे। ये 80 प्लस जो पूर्व सैनिक हमारे हैं वो 4 लाख से जरूर होंगे। बराबर होना चाहिए। दिस इज द जोखिम सबको बराबर होती है। विधवाएं हमारे सब बराबर होते हैं। ऑफिसर की औरत हो या हमारे सिपाही की औरत हो, वो औरत है, वो विधवा है, उनका सब्सिडी बराबर। विधवा नहीं कहते हैं, उनको सैनिक कहते हैं, वीरांगना कहते हैं ना। तो सर्विस तो हमको वही कह दिया है ना, ऐसा रगड़ दिया है कि 10 भाषा से अधिक हम बोल नहीं सकते, पर तो गलत नहीं बोल सकते। इसलिए हमारा जो है, हमारे जो ये सैनिक विधवाएं हैं उनका और ऑफिसरों का ये बराबर ये तो क्या वाकई ऐसा है? एक भेदभाव है, ऑफिसर का पेंशन ज्यादा, जवानों का पेंशन कम, जबकि जवानों की जिम्मेदारी ज्यादा है। 1 मिनट बाबू, ये देखिए, सिपाही, नायक, हवलदार, इनका फ्रीक्वेंसी सर्विस में आना जाना जल्दी होता है। इसलिए 1 रैंक 1 पेंशन चाहिए कि जो रिबन है उनके बराबर हमारा पेंशन हो। अरे लागू हो चुका है 1 रैंक 1 पेंशन। लेकिन उसी में बहुत सारी विसंगति हैं। विसंगतियां क्या है? उसी में त्रुटियां हैं। त्रुटियां ये हैं कि जो 7 पे कमीशन दिया गया, 7th पे कमीशन में है कि सबका जो है ना 2.5 है, 2.5 है, 281, उससे जो काउंटिंग हुआ है उसमें डिफरेंस हो गया। इसके कारण जो है 97% जो एमोलूमेंट था वो सारे का सारा ऑफिसर्स को चला गया है। नीचे रैंक का, चाहे वो एयरफोर्स का है, चाहे नेवी का है, चाहे आर्मी का है, सारे के सारे फेस कर रहे हैं उस बात को। हमारी प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, माननीय रक्षा मंत्री जी से हम विनम्र प्रार्थना करते हैं इस भेदभाव को जितना जल्दी हो सके उसको संज्ञान में लिया जाए और इस त्रुटि को खत्म किया जाए। आप क्यों इतना गलत बोल रहे हैं? इस सरकार से त्रुटि हो सकती है भला? इस सरकार, देखो, इस सरकार से देखिए जो हुआ उसे भूलिए। 2014 के बाद जो हुआ उसे सब भूल जाइए। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, त्रुटियां सरकार अफसर से मिलकर करती हैं। अफसर जैसे उनको गाइड करते हैं, उनको जैसे भी वो
नोटिंग लेके जाते हैं, उसमें थोड़ा बहुत आगे पीछे एक दो बात होती है, बाकी वो उसी को फाइनल कर दिया जाता है। इसलिए जो अफसोस जो हमारे सीनियर साहिबान थे, हम उनके खिलाफ नहीं है, लेकिन हम उनके खिलाफ इसलिए है कि आज तक हमने 3 पे कमीशन में 30 साल नौकरी किया है, सूबेदार मेजर से मैं रिटायर्ड हूँ। 3 पे कमीशन मैंने देखे हैं, जो मिल गया उसके बाद यही कहा जाता था कि जो नहीं मिला वो अंडर कंसीडर है, इसको बाद में सॉल्व किया जाएगा, इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम इसको दे दिया जाएगा, लेकिन वो आज तक नहीं दिया गया है। वो 50 साल से ऐसे ही जेसीओ जवान और इक्विवेलेंट का जो अमोल्यूमेंट था वो आज तक कंसीडर नहीं किया गया है। जी आप बताइए हाँ जी, क्या विसंगतियां आ गई? OROP 2 में क्या विसंगतियां आ गई? खाली ORP 2 में विसंगतियां नहीं आई, विसंगतियां हमारे साथ जो सन 73 कांग्रेस सरकार थी, कांग्रेस ने भी हमारे साथ शोषण किया हमारा जवानों का। उसके बाद अभी बीजेपी आई है, ORP 1 ਦੇ ਵਿੱਚ हमारे साथ बहुत विसंगतियां थी, वो अभी तक दूर नहीं हुई। उसके बाद 7वें पे कमीशन में भी हमारे साथ जो डिस्क्रिमिनेशन हुआ है। आज तक जितने भी पे कमीशन आए हैं वो बराबर रेशों के साथ पेंशन बढ़ती थी। हम नहीं चाहते कि हम नहीं मांग करते कि अधिकारियों के बराबर हमारी तनख्वाह पेंशन हो, लेकिन जिस रेशों के साथ अधिकारियों की पेंशन बढ़ी है 2.81 हमारे। क्या मोदी के राज में सैनिकों के साथ भेदभाव हो रहा है? बिल्कुल भेदभाव हो रहा है। ये जो जवान है ना, जवान गरीब वर्ग से आते हैं, गरीब वर्ग से, किसानों के मजदूरों के बच्चे हैं, इसलिए गरीब वर्ग का हमेशा सरकारों ने शोषण किया है। और हम सरकार के आगे अपनी आवाज बुलंद करने आए हैं जहां जंतर मंतर पे। लेकिन सरदार जी, अब शोषण बीते जमाने की बात हो गई, ये 2014 के बाद का भारत है। बिल्कुल 2014 के बाद का भारत है, लेकिन 2014 के बाद ही हमारे साथ ज्यादा जस्टिस हुई है। ORP आप क्या समझते हैं? आपको पता है ORP का ज्ञान है आपको? दीजिए मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं। देश को दीजिए, मुझे भी दीजिए। चलिए, ORP किसको मिलना चाहिए था? ORP का मेन मकसद क्या है? आपने सुना होगा जनरल सफीर को कि मेरे जवान जो 35-40 साल में आ जाते हैं उनके लिए ORP है कुसियारी कमेटी के मुताबिक 15 से 19 साल। लेकिन क्योंकि उनके बच्चे छोटे होते हैं जब पेंशन आते हैं, कोई नर्सरी में, LKG में, अधिकारी जब पेंशन आते हैं उनके पोतरे भी जो है 10वीं क्लास में चल जाते हैं। और ORP किसको मिलनी चाहिए? जिस जरूरतमंद को मिलनी चाहिए ना। तो जरूरतमंद तो जवान है, लेकिन यानी आप ये कह रहे हैं कि जो जवान है उनको OROP का लाभ नहीं मिल रहा है, अफसरों को मिल रहा है। जितना मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। कितना मिल रहा है? मैं आपको बता रहा हूं कि जितना, मैं ये नहीं बोलता कि ORP सरकार ने नहीं दी, बीजेपी ने दिया है, लेकिन जितना भी आज तक ORP 1 में, ORP 2 में जितना फंड अलॉट हुआ है, हम 97% जवान हैं और 3% अधिकारी है। और जितना फंड अलॉट हुआ है उसका 97% हिस्सा 3% ले गए अधिकारी, और हमारे को 97% को 3% नहीं, क्या रेवड़ी बट रही है मोदी के राज में कि आप कह रहे हैं वो ले गया। एक प्रक्रिया होगी ना, रेवड़ी बट रही है। दूसरा सबसे ज्यादा हमारा जो पेंशन ना बढ़ने का कारण है हमारी MSP मिलिट्री सर्विस रिस्क भत्ता है। आप मेरे को बताइए कि रिस्क भत्ता जो दिया गया, जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई को नहीं दिया गया, ओनली डिफेंस फोर्सेस को दिया। इसलिए दिया कि इनकी रिस्क लाइफ होती है, बॉर्डर के ऊपर गोली के आगे होते हैं। अभी जिसकी लाइफ को रिस्क होगा ज़्यादा, जवान जो बॉर्डर पे ऊपर खड़ा है उसकी लाइफ को रिस्क ज़्यादा, जहाँ पीछे बंकर में, जहाँ MH की जो नर्स पीछे हॉस्पिटलों में टीके लगाती हैं उसको ज़्यादा रिस्क है। लेकिन एक बहुत बड़ा मुद्दा आप लोगों ने लिखा है कि फौज में भी करप्शन है। ये तो सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। ये करप्शन, सरकार ने कहा ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। करप्शन कर कौन रहा है? सबसे ज्यादा करप्शन है। हमने कई दफा डिफेंस मिनिस्टर के साथ मेमोरेंडम दिए हैं, हमने डिफेंस मिनिस्टर के साथ पारीकर से लेके अभी तक मीटिंग की, हमने बताया है और एग्जाम्पलें भी दी हैं। करप्शन का मतलब है, अभी जैसे सहायक सिस्टम है, हमने RTI पा के जवाब भी मांगा डिफेंस मिनिस्टर पे, क्या एक अधिकारी को उनके घर में नजायज काम कराने के लिए, बर्तन धुलाने के लिए, कार साफ करने, कुत्ते घुमाने के लिए, बच्चे की पोटी उठाने के लिए जवान भर्ती होता है क्या? साहब जी, जो चश्मदीद हैं, भुक्तभोगी भी रह चुके हैं, कोर्ट मार्शल चल चुका है, लेकिन अब बरी हैं, आजाद हैं। क्या कह रहे थे आप? सेना के अंदर क्या खबर देंगे सेना के अंदर की?
अभी आपने क्या बोला कि सेना के अंदर करप्शन है और 2014 के बाद तो सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, यही आपका कहने का तात्पर्य था? मैंने ये कहा, आप लोगों ने लिखा है कि सेना में भ्रष्टाचार है, तो कैसे भ्रष्टाचार है? करप्शन तो अब जीरो हो चुका है, जीरो टॉलरेंस, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा करप्शन। आपको मैं बताता हूँ कि जब 2014 में भाजपा की सरकार, मोदी की सरकार केंद्र में आई और दिल्ली लाल किले से उन्होंने एक आश्वासन दिया पूरे भारत को कि ना मैं खाऊंगा और ना खाने दूंगा, उन्हीं के आह्वान पर मुझे ऐसा लगा कि सेना के अंदर 1811 के बनाए हुए आर्मी रूल, अंग्रेजों के बनाए हुए आर्मी रूल का जिसका शोषण सेना के भ्रष्ट अधिकारी जवानों के ऊपर एक ब्रह्मास्त्र की तरह उपयोग करते हैं, उसके खिलाफ मैंने सोचा कि हमारी सरकार अभी सही आ गई है, सही पटल पर अब आवाज उठाना जरूरी है। मैं सेना में रहते हुए इन भ्रष्टाचार के खिलाफ, शोषण के खिलाफ, जो जवानों को अपने घर में गुलाम बनाकर इस्तेमाल करते थे, उसके खिलाफ जब मैंने आवाज उठाई तो मुझे उसका खामियाजा ये भुगतना पड़ा कि 3 साल मैं नजरबंद रहा, 1 साल मेरा कोर्ट मार्शल। यहाँ बहुत सारे लोग मौजूद हैं, क्या ऐसा है? क्या ऐसा है? इनकी तो सुन लीजिए पहले पूरा। 3 साल में नजरबंद रहा, 1 साल मेरा कोर्ट मार्शल चला और मुझे मेरे ऊपर देशद्रोह लगाया गया। जिन भ्रष्ट अधिकारियों के वीडियो वायरल हुए थे सोशल मीडिया में, उनके ऊपर तो कोई कार्रवाई नहीं की गई, लेकिन मुझे इतना दबाया गया कि शायद एक आम दिमाग और कम दिमाग का या कम सहने वाला व्यक्ति होता तो आत्महत्या कर लेता, या हमको 26 दिन में मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट रहा, जो किसी एकदम सक्षम, आपके सामने जो बात कर रहा हूँ, अगर आपको लग रहा हो कि किसी एंगल से मैं मेंटल हूं तो मुझे आप क्वेश्चनिंग कर सकते हैं। 26 दिन मैंने मेंटल हॉस्पिटल में एग्जामिनेशन दिया डॉक्टरों के सामने कि मैं पागल नहीं हूं। मेरी वाइफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर की कि मेरे पति पागल नहीं है, अगर ऐसा है तो उनको कोर्ट के समक्ष उनका मेडिकल कराया जाता, मेरी जान बची। क्या कर रही है ये सरकार? सरकार जिस तरह से जवानों का छलावा, आप देखें 20 तारीख को 1 लाख से करीबन 80 से 90 हजार पूर्व सैनिक यहाँ पे एकत्रित हुए थे। पूरे भारतवर्ष के यहाँ पे भीड़ का हुजूम था, आप देख सकते हैं। अगर सरकार इतना अच्छा काम करती तो इन जो पूर्व सैनिक हैं, ये बड़े कोई उद्योगपति के बच्चे नहीं हैं, एक किसान के हैं। आज की इनको जरूरत है अपने खेतों में फसल काटने के लिए, गेहूं में पानी लगाने के लिए, बच्चों का एग्जाम है उनको स्कूल तक छोड़ने के लिए, लेकिन नहीं, हमारे साथ गलत हुआ, इसलिए हम यहाँ पे भारी तादाद में एकत्रित हुए थे। तो सुना आपने लब्बो लुआब, सुना आपने कि सैनिक हैं, ये जवान हैं, देश की हिफाजत करते हैं और इनका अधिकार छीना गया है, जो इनका हक था उसे छीना गया है, इनकी हकमारी हुई है। और हकमारी जानते हैं कौन कर रहा है? 3% लोग, सेना के जो अफसर हैं 3% हैं और 97% को एकदम अलग थलग कर दिया गया है। जो असली लोग हैं उनको वो लाभ नहीं पहुंच पा रहा है, जो नकली किस्म के लोग हैं, जो रहें या ना रहें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब सोचिए आप, उन तक वो लाभ पहुंचा दिया गया है, 97% को उसे दूर कर दिया गया है। इसीलिए दिल्ली में देश के कोने कोने से सैनिक, पूर्व सैनिक इकट्ठा हुए हैं, अपनी मांगों को लेकर सरकार से विनती कर रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं, मन्नत मांग रहे हैं, लेकिन सरकार कब सुनेगी, ये बड़ा सवाल है। आप क्या सोचते हैं? हमें आपकी राय का इंतजार रहेगा। शुक्रिया।